हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 वर्कशीट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपको पता है कि एक मेजर टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जिस भी यूनिवर्सिटी में जाके बैठोगे, आइदर निमसेट, क्यूट, महसेट, पंजाब यूनिवर्सिटी और अदर कुछ स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज, हर जगह पे मेजर टॉपिक है। अगर एनआईटी की बात करोगे तो 4 क्वेश्चंस इसके आते हैं, आउट ऑफ 50 4 क्वेश्चंस। तो 4 क्वेश्चंस कम नहीं होते। मैं तो कहता हूँ कई बार उसमें 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो हमेशा बड़े सिंपल आते हैं, एक क्वेश्चन एवरेज आता है, कभी एक क्वेश्चन टफ भी आ जाता है। मीन्स 4 में से 3 क्वेश्चंस तो बच्चा आराम से कर लेता है। तो ये चैप्टर बड़ा इजी चैप्टर है, बट बच्चों के लिए पता नहीं क्यों ये चैप्टर मुश्किल चैप्टर माना जाता है। स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों इस चैप्टर से डरते हैं। ओके, तो चैप्टर मैथमेटिक्स, ये चैप्टर मैथमेटिक्स का चैप्टर नहीं है, ये कॉमन सेंस का चैप्टर है। इसको हम बोलते हैं कि मैथ्स का चैप्टर नहीं है, कॉमन सेंस है। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तब इस चैप्टर को आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है कि इंटीग्रेशन हो रही है, कोई डाइवर्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस आपकी थॉट मैटर करेगी, आप कैसे सोचते हो, कैसे उस क्वेश्चन को पिक करते हो, वो इस क्वेश्चन मैटर करता है। क्लासेस में क्या वर्ड बोलता हूँ, क्लासेस में एक वर्ड बोलता हूँ, इफेक्टिव थिंकिंग। इफेक्टिव थिंकिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी के अंदर जाकर सोचो वो क्या सोच रहा है। किसी के अंदर जाकर सोचो कि अगर मैं वो होता तो मैं क्या करता, अगर मैं वो होता तो मैं क्या करता। अगर कोई बैगर का क्वेश्चन आए तो ऐसे बैगर सोचो, कोई पोस्टमैन का क्वेश्चन आए तो ऐसा पोस्टमैन सोचो। तो ये एक सोचने का प्रोसेस है, वो आपको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज चैप्टर इतना सिंपल है। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन निमसेट का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन द फॉर्मेट ऑफ 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड 4 डिजिट्स। 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स लाइक ABC, 4 डिजिट मीन्स लाइक दिस। ऐसी मुझे लाइसेंस प्लेट्स चाहिए। एंड रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड। सो इसके लिए कितने वेज हुए? 26 वेज हुए। इसके लिए भी 26 वेज हुए, इसके लिए भी 26 वेज हुए। अभी अल्फाबेट्स तो हो गए, डिजिट्स इसके लिए 10 वेज हुए। अगेन 10 वेज 10 वेज 10 वेज 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो आपका आंसर होगा 26 की पावर 3 10 की पावर 4। सिंपल क्वेश्चन। ओके, कुछ भी नहीं करना आपने, एक लाइन का आंसर है। क्लियर? नेमसेट का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ डन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पता है कि टाइप है। क्या टाइप है? नंबर फैक्टर्स ऑफ समथिंग। आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर कोई नंबर ऐसा होता है n इज इक्वल टू, जब कोई नंबर हमारे पास होता है n इज इक्वल टू P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, PR की पावर अल्फा R, तो इसके नंबर फैक्टर्स कितने होते हैं? इसके नंबर फैक्टर्स का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? 1 प्लस अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 अप टू 1 प्लस अल्फा R। ये क्या होता है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये हमें फार्मूला आना चाहिए। नंबर को पहले प्राइम फैक्टराइज करो, ऐसे प्राइम फैक्टराइज होगा, देन नंबर फैक्टर्स का फार्मूला ये नंबर फैक्टर्स ऑफ n, नंबर फैक्टर्स ऑफ n। अब ये तो क्वेश्चन रेडीमेड है, उसने पहले हमें ऐसा दिया हुआ है 5 की पावर a 7 की पावर b, और 5 और 7 दोनों प्राइम हैं। तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे? इसके टोटल फैक्टर्स होंगे 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b। वेरी सिंपल, 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b। आंसर इज डी चॉइस। तो बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये तो मैं आपके लिए पेन चला रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पेन नहीं चलाएंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, सीधा माइंड में करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, देन नंबर ऑफ साइड्स क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इवन निमसेट में 2-3 बार आ चुका हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी में आ चुका हुआ है, हर यूनिवर्सिटी में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीगन की डायगोनल्स कितनी होती हैं। अगर पॉलीगन की साइड्स n हो, अगर पॉलीगन की साइड्स n हो, इफ n बी नंबर ऑफ साइड्स, इफ n क्या नंबर ऑफ साइड्स, तो इसकी डायगोनल्स कितनी होती है? तो डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन कितनी होती है स्टूडेंट्स? आपको याद होगा nc2 माइनस n, और n इंटू क्या होता है? इसको खोलोगे तो क्या आएगा? n इंटू n माइनस 3/2। दिस इज फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। n क्या? नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टिसेस। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको डायगोनल्स पहले दी हुई हैं। क्या डायगोनल्स दिया यहाँ पर आपको? पहले
44, तो 44 हमें पहले दिया हुआ है। सो n इंटू n माइनस 3 88, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू 88, सो इसको खोलने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू 88, तो दोनों का गैप जो 3 का गैप है, ये n है, ये n माइनस 3 है, 3 का गैप है। अगर n को अगर 11 ले लोगे, 11 इंटू 8 88 होता है, 11 इंटू 11 माइनस 3 8 88 होता है, तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, n की वैल्यू आ गई 11। सो इजी क्वेश्चन, n इज 11। आपको क्वाड्रेटिक नहीं बनानी, क्वाड्रेटिक बना के टाइम वेस्ट होगा, सीधा यहाँ पर n की वैल्यू चॉइसेस से डाल दो या अपनी कॉमन सेंस से निकाल लो। 2 का प्रोडक्ट 88 है, गैप 3 का है, तो 1 इज 11, अदर इज 8। ओके, सो ये क्वेश्चन भी इजी हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर डिवाइजर्स ऑफ डैट। डिवाइजर्स की बात करें या फैक्टर्स की बात करें, एक ही बात होती है, तो इसके लिए वही फार्मूला लगेगा कि 200 को पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 200 क्या होता है, 2 इंटू 100 होता है, 100 क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर होता है। सो क्या प्राइम फैक्टराइज बन गया, ये आपका प्राइम फैक्टराइज बन गया। सो इसके फैक्टर्स कितने होंगे, अभी मैंने फार्मूला बताया था इसका, इसके टोटल फैक्टर्स होंगे, क्या फार्मूला होगा हमारे पास, टोटल फैक्टर्स का फार्मूला होगा 1 प्लस पावर इंटू 1 प्लस पावर, ये होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। कितना हुआ, 4 इंटू 3 12 आपका आंसर आना चाहिए। वही पुराना फार्मूला जो भी मैंने लगाया था पीछे, क्या फार्मूला था, P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, सो 1 प्लस पावर 1 प्लस पावर, तो 1 प्लस दिस इज नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो इजी क्वेश्चन। ओके, तो बड़ा इजी क्वेश्चन निकला है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच 6 पॉइंट्स आर कोलिनियर, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स सो फॉर्म्ड। ये भी फार्मूला है, हर चीज का फार्मूला हम क्लासेस में करा चुके हैं, ये नहीं कि अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं। अगर आपने क्लासेस लगाई हैं, ये क्वेश्चन 5-5 सेकंड के हैं, 5-5 सेकंड। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इफ m पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम क्या बोलते थे, इफ टोटल पॉइंट्स कितने हैं, टोटल पॉइंट्स n है, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, n है, आउट ऑफ विच m पॉइंट्स आर कोलिनियर, m पॉइंट्स आर कोलिनियर। उस केस में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं, उस केस में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, क्या होता है स्टूडेंट्स, फार्मूला बताओ। उस केस में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फार्मूला होता है NC3 माइनस MC3, NC3 माइनस MC3। टोटल पॉइंट्स n है, m पॉइंट्स कोलिनियर है, सो दिस इज अ फार्मूला। यहाँ पर टोटल पॉइंट्स 10 है और 6 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो यहाँ के आंसर होगा 10C3 माइनस 6 पॉइंट्स कोलिनियर है माइनस 63, 10C3 माइनस 63, तो आंसर कितना हुआ 120, 120 माइनस 20 क्या आंसर हो गया, 100 इज आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, मेरा कुछ नहीं कर रहा, एक एक लाइन में आंसर आ रहे हैं, वो भी आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अदरवाइज मैं अगर अपने आप करूँगा तो सीधा फार्मूला लगाऊंगा, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा फार्मूला भी बता रहा हूँ कि फार्मूला क्या लगा रहा हूँ। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैन हैज 7 फ्रेंड्स, नंबर वेज इन विच ही कैन इनवाइट 1 or more फ्रेंड टू अ पार्टी। आप अज्यूम करोगे आपके 7 फ्रेंड्स है, आपको फ्रेंड्स को पार्टी में बुलाना है, तो कैसे बुलाओगे, फर्स्ट फ्रेंड को बुलाओगे, एक फ्रेंड है आपका, उसको या तो बुलाओगे या तो नहीं बुलाओगे। तो हर आपके उस किसी भी फ्रेंड को चूज करने के 2 वे होंगे। आपके पास कोई फ्रेंड है, इसका नाम राम है, आइदर राम को बुलाओगे या राम को नहीं बुलाओगे। कितने वेज हुए आपके पास, 2 वेज हुए। एक और फ्रेंड है श्याम, शाम को बुलाओगे या तो नहीं बुलाओगे, अगेन 2 वेज। हर फ्रेंड को बुलाने के 2 वेज होंगे, या बुलाओगे या तो नहीं बुलाओगे। हर फ्रेंड के लिए 2 ऑप्शंस होंगे। कितने फ्रेंड्स है, 7 फ्रेंड्स है, तो 7 फ्रेंड्स के लिए कितने ऑप्शन होंगे, 2 की पावर 7। 7 फ्रेंड्स के लिए कितने ऑप्शन होंगे, बुलाने या ना बुलाने के, 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 टोटल वेज थे आपके पास। बट उसने बोला कि क्या बोला, ही कैन इनवाइट 1 or more फ्रेंड्स, उसको एटलीस्ट 1 फ्रेंड तो बुलाना ही है, उसको एटलीस्ट 1 फ्रेंड तो बुलाना है, उसको एक फ्रेंड की तो पार्टी करनी है, तो उसको एटलीस्ट 1 फ्रेंड की बुलाना ही है। तो इसमें से क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 1 फ्रेंड को उसको बुलाना है, तो बताओ क्या करना चाहिए उसको फिर, तो टोटल वेज, तो क्या करेगा, टोटल वेज 2 की पावर 7 माइनस जब किसी को नहीं बुलाया, उसे एटलीस्ट 1 फ्रेंड को बुलाना है, तो टोटल वेज माइनस जब किसी को नहीं बुलाया, दैट्स अ 1 वे।
उसको भी नहीं बुलाया, राम को भी नहीं बुलाया, श्याम को भी नहीं बुलाया, मोहन को भी नहीं बुलाया, सभी का 1 1 1, तो कितने वे होंगे? 1 वे। किसी को ना बुलाने का वे 1 वे, उसको माइनस कर दिया, टोटल वे में से किसको माइनस कर दिया? तो किसी को नहीं बुलाया। दिस इज किसी को नहीं बुलाया। आपको वैसे ही पता होगा एटलीस्ट वन थिंग का क्या वे होता है? एटलीस्ट वन थिंग का वे होता है टोटल माइनस नथिंग, टोटल माइनस नथिंग, और नथिंग का वे हमेशा 1 होता है। नथिंग का वे हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो टोटल में से 1 माइनस कर दो तो वो क्या आ जाएगा? एटलीस्ट 1 आ जाएगा। सो एटलीस्ट 1 का आंसर 2⁻7 - 1, तो क्या हो गया है? 128 - 1 127, दिस इज आंसर। ओके, तो क्या आंसर आ गया इसका? सी चॉइस। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं कर रहा मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, in how many different ways can the letters of the word distance be arranged so that all vowels come together? All vowels come together. यहाँ पहले चेक करो कि vowels है कौन से? A vowel है, E vowel है और I vowel है। I A E come together. I A E come together. I A E को एक मानना है। They come together. तीनों को एक मान लिया, तीनों को मान लिया मैंने X मान लिया, तीनों को मैंने x मान लिया। बाकी अल्फाबेट्स कितने? टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? टोटल अल्फाबेट्स है 2 4 6 8, टोटल 8 अल्फाबेट्स है। तो 3 को आउट कर दिया तो बाकी क्या बचे? 5 बच गए। बाकी 5 कौन से बचे? आपको दिख रहा है D S T N C, ये बाकी 5 अल्फाबेट्स है जो क्या है? कॉन्जोनेंट्स है। 5 कॉन्जोनेंट्स है, 3 वोवेल्स है। कंडीशन है दे कम टुगेदर, दे कम टुगेदर। इसके ऊपर कंडीशन है दे कम टुगेदर। इसको हमने एक मान लिया, इसको एक मान लिया, इसको नाम दे दिया हमने एक्स दे दिया, एक्स नाम दे दिया। अब इसको अरेंज करूंगा मैं तो कितने वेज हो गए? 1 2 3 4 5 6, इनको अरेंज करूंगा तो फैक्टोरियल 6 वेज हुए। तीनों को नाम दे दिया हमने, एक्स नाम दे दिया, तीनों को इसको एक्स नाम दे दिया। अब 6 प्लेस हो गए, 6 हमारे पास चीजें होगी। कौन सी 6 चीजें होगी? D S T N C X मीन्स तीनों को एक मान लिया। टोटल 6 को अरेंज करने का वे क्या होता है? फैक्टोरियल 6। पर जब हमने अरेंज कर दिया, एक्स में 3 एलिमेंट्स थे, जो तीनों एलिमेंट इंटरचेंज होंगे तो नए नए वर्ड्स बनेंगे। आपको दिख रहा होगा जब तीनों एलिमेंट इंटरचेंज होंगे, सपोज करता हूं मैं एक वर्ड बना दिया, डी इधर रख दिया मैंने और एस इधर रख दिया, टी इधर रख दिया, एक एन इधर रख दिया और सी ऐसे मैंने बनाया, कुछ भी बना दिया। 2 मैंने कंजुगेंट यहाँ रख दिए, 3 कंजुगेंट रख दिए। ओके, एक वर्ड बना दिया एक वर्ड, इसमें से एक वर्ड बन गया। पर जब तीनों इंटरचेंज होंगे नए नए वर्ड्स बनेंगे। तो तीनों को जो आपने एक माना है, तीनों को जब एक माना है, जब तीनों इंटरचेंज होंगे, ए इधर आएगा, ई उधर जाएगा, ई इधर आएगा, आई उधर जाएगा, तीनों इंटरचेंज कितनी वे में होंगे? फैक्टोरियल 3 वेज में होंगे। तीनों जब इंटरचेंज होंगे कितनी वे में होंगे? फैक्टोरियल 3 वेज में। तो पहले आपने उसको एक माना, उसके बाद इसको इंटरचेंज किया, इंटरनल इंटरचेंज हो गया। इंटरनल जब इंटरचेंज होगा तो कितने वेज में होंगे? फैक्टोरियल 3 में। तो टोटल वेज कितने हो गए? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, दिस इज आंसर। तो इसको ओपन करोगे तो आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल 5 120 होता है, फैक्टोरियल 6 720 होता है। तो 720 इंटू 6 आपका आंसर होगा 6 इंटू 0 6 2 12 42 143 20 43 20 मीन सेकंड चॉइस इज आंसर। ओके, देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन हो रहे हैं। समझाने में आपको टाइम दे रहा हूं मैं, अदरवाइज क्वेश्चन इतने इजी है कि आपको पेन चलाना, बस थोड़ा सा पेन चलाना है। ओके, 10 सेकंड में 15 सेकंड में ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या? इन अ पार्टी, ये भी बड़ा पुराना क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पेपर में आया है, एनआईटी में भी आया है। इन अ पार्टी एवरीबॉडी शेक्स हैंड्स विद एवरीबॉडी एल्स, देयर आर 36 हैंडशेक इन ऑल, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द मीटिंग इन द पार्टी? पार्टी में लेट n बी नंबर ऑफ पर्सन इन अ पार्टी, लेट n बी नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ पार्टी, लेट n बी नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ पार्टी। तो हैंडशेक कितने होंगे बोलो फिर? सो टोटल हैंडशेक कितने होंगे? हैंडशेक के लिए क्या चाहिए होता है? हैंडशेक के लिए 2 पर्सन चाहिए होते हैं। हैंडशेक के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? 2 लोग। राम श्याम हैंडशेक हो गया, श्याम सीता हैंडशेक हो गया। तो कितने पर्सन चाहिए हैंडशेक के लिए? 2 लोग चाहिए आउट ऑफ n। तो हैंडशेक कितने होंगे? NC2। आपको पता है हैंडशेक क्या होंगे? NC2। कोई हैंडशेक की बात करे, कोई मैचेस की बात करे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है हैंडशेक, मैचेस, स्ट्रेट लाइन, वहां पर क्या आंसर होता है? NC2। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, स्ट्रेट लाइन बन गई। हैंडशेक के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, हैंडशेक हो गया। मैच के लिए 2 टीम चाहिए होती है, मैच हो गया। सो उस केस में आंसर क्या होता है? NC2। NC2 हमें क्या दिया हुआ? हमें दिया हुआ है क्या दिया है? देयर 36 हैंडशेक, दिस इज 36। हमें n की वैल्यू चाहिए।
NC2 क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2, दिस इज 36, तो n इंटू n माइनस 1 72। इसका आगे खोलते नहीं है, खोलोगे तो टाइम वेस्ट करोगे। अपना गेस करो, दो नंबर, दो कंजेक्टिव नंबर है, कंजेक्टिव नंबर का प्रोडक्ट 72 है, साफ दिख रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी 9, n की वैल्यू होगी 9, सो n इज 9, आपका आंसर आ गया 9 मींस फर्स्ट चॉइस। सो सिंपल क्वेश्चन, ओके। ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको हर बुक में मिल जाएंगे। नाउ 9th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो बिल्कुल बच्चों वाला है, आपने सिर्फ उसको ओपन करना है, कुछ नहीं करना, वो तो ओपन करना है। आपको np2 की वैल्यू पता क्या होती है, फैक्टोरियल n बाय np2 को ओपन किया, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2, दिस इज फैक्टोरियल n माइनस 2, फैक्टोरियल n माइनस 2, राइट साइड क्या है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 4। हर बच्चों को पता है NPR का फार्मूला क्या होता है, NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, ओके। बस उसके बाद फैक्टोरियल n कट गया, ये उधर गया 42, उधर जाके फैक्टोरियल n माइनस 2 को ओपन करोगे आप, फैक्टोरियल n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल n माइनस 4, ऊपर वाला जो है n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 है, नीचे वाला फैक्टोरियल n माइनस 4 कट जाएगा, नीचे वाला फैक्टोरियल n माइनस 4 कट जाएगा, तो दिस प्रोडक्ट इज 42, प्रोडक्ट 42 है। फिर वही बात होगी, इसको ओपन नहीं करना, प्रोडक्ट 42 है तो दो नंबर कंजेक्टिव नंबर है, प्रोडक्ट 42 है, एक 6 होगा एक 7 होगा, छोटे वाला 6 होगा, छोटे वाला 6 होगा, बड़े वाला 7 होगा, 7 इंटू 6 क्या होता है 42, बड़े वाला 7 होगा, छोटे वाला 6 होगा, सो n माइनस 2 इज 7, n माइनस 2 इज 7, तो n की वैल्यू क्या होगी 9, सो n हो गया 9। अगेन सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल ही जीरो लेवल का क्वेश्चन था, सिंपल, आपको NPR पता होना चाहिए, NPR की वैल्यू डाल दी तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, ओके। 10th क्वेश्चन होंगे हमारे पास, अभी तक कुछ मुश्किल नहीं आ रही, सारे इजी क्वेश्चन ही कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या, देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी आंसर्ड। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन के लिए कितने वेज हुए, हर क्वेश्चन का आंसर देने के 2 वेज हुए, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। 10 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 2 वेज हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स, तो 2 की पावर 10 इज आंसर, ओके। हर क्वेश्चन के 2 वेज हुए तो 10 क्वेश्चन है, 2 की पावर 10, वेरी सिंपल। नाउ 12th क्वेश्चन, नंबर डायगोनल्स, हमें अभी हमने किया, फार्मूला क्या है, नंबर डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन ऑफ द एन साइडेड फिगर मींस पॉलीगन, नंबर डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन का फार्मूला NC2 माइनस n, आंसर सी चॉइस, ओके। मुझे बताने की जरूरत नहीं क्यों हुआ कैसे हुआ, वो हम क्लासेस में बोलते हैं क्यों कैसे हुआ। NC2 क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, सॉरी NC2 हाँ टोटल नंबर ऑफ लाइंस माइनस साइड्स, चलो ये आप अगर आपको समझ आए तो अच्छी बात है। टोटल लाइन में से अगर मैं सपोज करूँ ये मेरे पास कोऑर्डिनेटर है, तो पहले आपकी साइड कितनी बनी, 4 साइड्स बन गई, टोटल लाइंस कितनी बनी, लाइंस बनी, आपके पास कितनी लाइंस बनी 4C2, कौन सी बनी, ये 4C2 लाइंस बन गई। इसमें से सिर्फ साइड्स को आउट कर दिया, लाइन में से साइड्स को आउट कर दिया तो क्या दिखा, ओनली डायगोनल्स दिख गई, ओके। तो ये फार्मूला क्या होता है, NC2 माइनस n, NC2 होता है टोटल नंबर लाइंस, जैसे 4 पॉइंट्स है तो टोटल नंबर लाइंस कितनी होगी 4C2, टोटल नंबर लाइंस क्या होगी 4C2, उसमें से साइड्स को आउट कर दिया तो क्या रह गया, ओनली डायगोनल्स रह गया, तो डायगोनल्स कितनी बच गई, ओनली 2। तो ये फार्मूला बनता है NC2 माइनस n, जो हर बच्चे को पता है, ओके। वेरी यूजफुल फार्मूला, वेरी सिंपल फार्मूला, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स कह रहा है, तो ये क्वेश्चन किसका हुआ, अरेंजमेंट का क्वेश्चन हुआ, कितने वर्ड्स बन सकते हैं। वर्ड्स बनने का मतलब होता है कि ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर मीन दिस इज क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन। सो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर लेटर्स का क्या बिहेवियर है। यहाँ जो m है वो आ रहा है आपका, कितनी बार m आ रहा है बताओ मुझे, m आ रहा है यहाँ पर 1 बार 2 बार, m आ रहा है 2 टाइम्स, m कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स। a अल्फाबेट कितनी बार आ रहा है बताओ, मैथमेटिक्स a 2a, a अगेन 2 टाइम्स, t बताओ 1 टाइम t, 2 टाइम t, अगेन 2 टाइम्स, और h इज ओनली 1 टाइम, ओके। e जो आ रहा है अगेन ओनली 1 टाइम, a तो हमने देख लिया पहले, t भी पहले देख लिया, I जो है I इज ओनली 1 टाइम, C इज ओनली 1 टाइम, S इज ओनली 1 टाइम। कितने हुए 6 7 8 9 10 11,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 11 अल्फ़ाबेट्स है, ये भी 11 हो गए। अब आपको पता है जितने अल्फ़ाबेट्स रिपीट करते हैं उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 11। टोटल कितने हैं हमारे पास? 11। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 11। जितने रिपीट करेंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। m आपका 2 टाइम रिपीट कर रहा है, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। a आपका 2 टाइम रिपीट कर रहा है, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। t आपका 2 टाइम रिपीट कर रहा है, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। बाकी सब एक एक बार है, उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है। अगर फैक्टोरियल 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही होगा, उसको करने की जरूरत नहीं। सो दिस इज आंसर। ओके, फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। सो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी चॉइस, सेकंड चॉइस। सो सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये हो गया बच्चों। ऊपर क्या होता है? फैक्टोरियल। नीचे क्या होता है? जितने फैक्टोरियल रिपीट करते हैं, जितने अल्फाबेट्स रिपीट करते हैं उतने फैक्टोरियल आप नीचे लिखोगे। ये फार्मूला होता है, हर बच्चे को पता है, क्लासेस में हम फार्मूला करते हैं, तो ये फार्मूला हमने कर चुके हैं पहले। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या? इफ n आर इंटीजर सच दैट देन द वैल्यू दिस। अगेन सिंपलेस्ट क्वेश्चन, निम सेट में क्वेश्चन आया, इतना आसान क्वेश्चन आ गया। मैं क्या पूछूं आपसे? n इंटू n माइनस 1, क्या क्वेश्चन है? n इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो इसको ओपन करोगे तो फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1, दोनों का डिफरेंस n माइनस r, ये हमारा हो गया। ओके, ये हमें पता ही है फार्मूले, उसको ओपन किया हमने। तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ऊपर फैक्टोरियल n बन गया, नीचे फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r। ये हमारे पास है क्वेश्चन। क्वेश्चन को अभी लिखा मैंने, और चॉइसेस को देखूंगा कौन सी चॉइस मेरी मैच हो रही है। फर्स्ट चॉइस तो नहीं हो सकती। फर्स्ट चॉइस हमें पता क्या होता है? फर्स्ट चॉइस जो है ए चॉइस है, और तो हर बच्चे को पता है कि एनसीआर का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। वो तो मैच नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पर इससे हमें हिंट मिल गया, ये मैच तो नहीं हुआ, फर्स्ट चॉइस तो नहीं मैच हुई। फैक्टोरियल n तो मैच हो गया, फैक्टोरियल n माइनस r ही मैच हो गया, फैक्टोरियल r है या फैक्टोरियल r माइनस 1 है। अगर यहां से मैं r को बाहर ले लूं तो फिर मैच हो जाएगा। यहां से r को बाहर ले लेता हूं, अगर मैं यहां से अगर मैं r को नीचे से r को मैं बाहर ले लूं, r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 ये बन जाएगा, इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये जो अगर मैं r को बाहर ले लेता हूं, फैक्टोरियल n r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस r, और ये NCR है। तो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां से ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो दिस इक्वल टू क्या हो गया? r उधर मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया r इंटू NCR। ये आपका क्वेश्चन बना, ये आपका क्वेश्चन बना। सो आपका आंसर क्या बन गया? r इंटू NCR। तो आपकी चॉइस आ गई सेकंड चॉइस, r इंटू NCR। ओके, तो क्या आंसर आ गया? r इंटू NCR। तो सो सिंपल, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। ओके, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किसी बच्चे को ने जब कभी चैप्टर किया होगा उसे NCR NPR की फार्मूला तो पक्का ही किया होगा। जिसको NCR NPR का फार्मूला आता है उसके लिए तो जस्ट 5 सेकंड 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अगेन सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ का है? बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का क्वेश्चन है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में हम आपको रिजल्ट देते हैं। क्या रिजल्ट देते हैं आपको हम लोग? C0 NC0। क्या रिजल्ट देते हैं स्टूडेंट्स आपको हम? NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स प्लस माइनस क्या होता है? 0। ये क्या होता है? 0। इसको कई बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है NC, दिस इज NCR, या पहले ऐसा लिखा जाएगा -1 की पावर r NCR। दिस इक्वल टू क्या होता है? r फ्रॉम 0 टू n क्या होता है? 0। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम। r अगर इवन होगा तो पॉजिटिव होगा, r अगर ओड होगा तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 0। बिल्कुल सेम ही वैसा बन गया, बट वहां पर स्टार्ट फ्रॉम 1 है। मेरा ये जो क्वेश्चन है स्टार्ट फ्रॉम 1 है, मेरा स्टार्ट फ्रॉम 0 है। तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, बस उसमें एक टर्म मिस है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि उसको अगर आप देखोगे कि उसकी वैल्यू क्या बन गई, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है समेशन -1 की पावर के NC के k फ्रॉम 1 टू n, k फ्रॉम 1 टू n। तो यहां से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन आपका। k को 1 डालोगे तो -NC1, k को 2 डालोगे प्लस NC2, k को 3 डालोगे -NC3 सो ऑन। तो जो आपका क्वेश्चन है वो आपका यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। तो आपका ये जो NC नोड है जिसकी वैल्यू 1 होती है उसको उधर ले जाओ
इस 1 को उधर ले जाओ, इस 1 को उधर ले जाओगे, एनसी नोट क्या होता है 1, 1 को उधर ले गए तो क्या हो गया -1 हो गया। तो ये जो आपका है ये यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो इसकी वैल्यू क्या बन गई -1। ओके, एनसी नोट को वहां ले गए तो ये आपका क्वेश्चन बन के देख सकते हो। ये देखो ये क्वेश्चन है हमारा, एनसी नोट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को वहां ले गए, एनसी नोट की वैल्यू 1 होती है, 1 को वहां ले गए -1 आपका आंसर आना चाहिए, दिस -1। ओके, तो आंसर क्या हो गया ए चॉइस, राइट। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये फायदा होता है कि क्वेश्चन की लेंथ कभी बड़ी नहीं होती। आप देखोगे अभी तक मैंने जस्ट इतनी छोटी स्क्रीन पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अदरवाइज जितने चैप्टर आए हैं मुझे कई बार हाफ स्क्रीन खोलनी पड़ती है, कई बार मुझे फुल स्क्रीन खोलनी पड़ती है, अब मुझे जस्ट 1/4 वाली स्क्रीन में क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्वेश्चन की लेंथ कभी बड़ी नहीं होगी, लेंथ इतनी सी होगी, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन बस। बड़े मुश्किल से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो काफी बड़े क्वेश्चन होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, out of 7 consonants 4 vowels how many words of 3 consonant 2 vowels can be formed? क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। हर बच्चे को पता है कि 7 में से 3 consonant पहले चूज करो, 7 में से 3 consonant चूज करो, 7C3 और 4 vowels में से 2 vowels चूज करो, 4C2। आपने 3 consonant चूज कर लिए, 2 vowels चूज कर लिए, अब इनको अरेंज भी करो। आपको क्या बनाना है, आपको वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। इन पांचों को चूज तो किया है, चूज किया है। C मीन्स कॉम्बिनेशन, C मीन्स चूज, आपने चूज किया, इनको अरेंज भी करना है। 5 को चूज कर लिया, उनको बाद में इकट्ठा ही अरेंज कर दो। 5 को चूज किया, उनको फिर अरेंज कर दो। पहले आप चूज करो देन आप अरेंज करो। 7C3 4C2 5 कितने चूज किए, 5 चूज किए, 5 के 5 को अरेंज कर दिया। सो आपका आंसर आ गया, कितना आएगा खोलने के बाद 25200, ये खोलने के बाद आ जाएगा 25200। सो वो सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 नाउ, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिख रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंपेयर बी अरेंज्ड सो दैट वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे हमने शुरू में किया था, वोवेल्स कम टुगेदर। मुझे याद नहीं क्या था क्वेश्चन, अभी हमने किया था आज ही, तो मुझे नहीं पता क्या था वो, पर वो भी ऐसा था, वोवेल्स कम टुगेदर। यहाँ कौन सी वोवेल है, O A E, दिस 3 कम टुगेदर। कितने टोटल अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है हमारे पास। 7 में से 3 कम टुगेदर, बाकी 4 बच गए, C M P R, ये कॉन्जुएंट्स बच गए। इन तीनों को एक दे कम टुगेदर, तीनों को एक मान लो, X मान लो, तीनों को एक मान लो, X मान लो, तीनों इकट्ठे रहेंगे हमेशा। तो तीनों को X मान लिया तो इसको मैंने X को यहां भी लगा दिया। अब ये इनको जब अरेंज करोगे 5 हो गए, 4 हो गए कंजुएंट, 4 हो गए कंजुएंट, 1 हो गया ये, टोटल 5 हो गए। इनको अरेंज करोगे कितने वेज होंगे, फैक्टोरियल 5 वेज। इनको अरेंज करोगे फैक्टोरियल 5 वेज। फिर मेरी बात पुरानी बात, जब अरेंज कर दोगे तो जब OE को आपने 1 माना है, OE को 1 माना है, जब ये इंटरचेंज होगा तो नए नए वर्ड्स बनेंगे। कभी A आगे जाएगा, O इधर जाएगा, E इधर जाएगा। कितने वे में इंटरचेंज होगा, फैक्टोरियल 3 वेज में इंटरचेंज होगा। तो आंसर क्या हुआ, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। तो आपका आंसर हो गया 120 इंटू 3, 120 इंटू 6, सॉरी 120 इंटू 6, आपका आंसर होगा 720। समझ आ गया स्टूडेंट्स, तीनों को 1 मान लिया, बाकी 4 हो गए, 4 1 4 ये हो गए, 1 ये हो गया, 5 हो गए। 5 को अरेंज किया फैक्टोरियल 5 वेज, जब ये तीनों इंटरचेंज होंगे उसके वेज क्या होंगे, फैक्टोरियल 3 वेज। तो टोटल आंसर क्या होगा 720। ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, सम इंटीजर्स बिटवीन 200 and 400 that are multiple of 7. Between 200 and 400 that are multiple of 7. Between, so 7 का टेबल में चाहिए मुझे, 7 multiple of 7 means 7 का टेबल। तो स्टार्ट फ्रॉम 200, ओके, बिटवीन कह रहा हूँ। 200 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा जो 7 से डिवाइड होगा। अब 200 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 14 60, 7 2 14 नीचे 6 आया, 0 60। अब 60 की जगह 63 होता तो 7 से डिवाइड होता। मींस फर्स्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 203। इसको डिवाइड करके देखो, 7 2 14, 6 नीचे आया, 63, 7 9 63, बिल्कुल ठीक हो गया। 203 हुआ, फिर नेचुरली इसमें 7 ऐड करो, 7 ऐड करो, सो ऑन। और लास्ट नंबर क्या होगा, उसको 7 से डिवाइड किया, कितना हुआ 35 5 50 50 50 मीन अगर 49 होता तो पूरा डिवाइड होता। ये 50 बच रहा है, तो अगर 49 करना है तो लास्ट में 399 करना होगा। क्यों, 7 5 35, 4 बचा, 49 पूरा डिवाइड हो गया। सो ये नंबर होंगे, 2 डिविजिबल बाय 7 इन बिटवीन
200 to 400। अब ये तो क्या बन गया, ये तो AP बन गई, ये तो AP बन गई विद कॉमन डिफरेंस 7। सम ऑफ AP क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, हमें लास्ट टर्म भी पता है, हमें n नहीं पता, बस नंबर टर्म्स नहीं पता, इतनी टर्म्स, ये टर्म्स कितनी होंगी, हाउ मेनी टर्म्स, ये नहीं हमें पता बस। तो ये पता लग गया कि 7 का टेबल में जा रहा है, ये 7 के टेबल का पार्ट है। 7 के टेबल का पार्ट थोड़ा देखोगे आप, 7, 14, 21, 28। अब मुझे बताओ टेबल में कोई पूछे आपसे कि ये आपकी टर्म्स कौन सी है, ये टर्म कौन सी है, 7 को 7 से डिवाइड किया फर्स्ट टर्म है, 14 को 7 से डिवाइड किया सेकंड टर्म है, 21 को 7 से डिवाइड किया थर्ड टर्म है, 35 कौन सी टर्म है, 35 को 7 से डिवाइड किया फिफ्थ टर्म है, 77 कौन सी टर्म है, उसको 7 से डिवाइड किया 11th टर्म है। मींस इसको चेक करने का ऐसा भी होता है, ये कौन सी टर्म है, इसको 7 से डिवाइड किया, 203 को 7 से डिवाइड किया, 7 to 14, दिस इज 29th टर्म है, ये 29th टर्म है। सिमिलरली 399 कौन सी टर्म है, उसको 7 से डिवाइड किया, 7, 5, 35, 4, दिस 57th टर्म है, ये 57th टर्म है। ओके, ये 29th टर्म है 7 के टेबल में, ये 57th टर्म है। तो इसके बीच की इसकी टर्म्स कितनी होगी यहाँ बीच में, सो टोटल टर्म्स का हम देखा जाए तो टोटल टर्म्स क्या हो रही है, टोटल टर्म्स हमारे पास आ रही हैं 57, ये 57 अप टू दिस 57 टर्म होंगी, माइनस दिस यहाँ तो 29 टर्म्स होंगी, 57 माइनस 29, 57 टर्म्स स्टार्ट से लेकर, अगर मैं 7 से स्टार्ट करता और 7 से टेबल स्टार्ट करता मैं, तो यहाँ तक 57 टर्म्स है, यहाँ तक 29 टर्म्स है। बट मैंने गलती क्या की, मुझे ये 203 भी चाहिए। मैंने जब 29 को माइनस किया तो इस टर्म को भी माइनस कर दिया, जब माइनस 29 टर्म किया तो 29 टर्म को मैंने बाहर निकाल दिया। इस टर्म को बाहर नहीं निकालना, इसको रखना है, मुझे चाहिए, इसको चाहिए तो +1 एक और टर्म चाहिए। कौन सी टर्म चाहिए, ये वाली टर्म भी मुझे चाहिए। बात सुनो, 7 से लेकर यहाँ तक ये कौन सी टर्म है, इसको 7 से डिवाइड किया, ये 57th टर्म है, दिस इज 57th टर्म, दिस इज 29th टर्म। 57 में से अप टू 29 टर्म्स हमने माइनस कर दी, 57 में से अप टू 29 टर्म माइनस कर दी, तो यहाँ से स्टार्ट किया आपने, पर स्टार्ट तो आपको यहाँ से करना है, इस टर्म को भी काउंट करना है, इसको वापस 1 ऐड कर दिया, तो कितनी होगी ये होगी हमारे पास 20, क्या बोलेंगे आप, 29, ये 29 हो गई। ओके, 58 माइनस 29, 58 माइनस 29, 29, सो 29 टर्म्स होगी हमारे पास, 29 टर्म्स होगी इस टेबल में जो आपको दिया जा रहा है, तो उसमें 29 टर्म्स होगी, कितनी होगी 29। सो फार्मूला मेरे पास ये है, सम ऑफ AP का फार्मूला ये हमें पता ही है, तो यहाँ पर n हो गया 29/2, फर्स्ट टर्म होगी 203, लास्ट टर्म होगी 399, ये फार्मूला लगा दिया AP वाला, n नंबर टर्म्स 29, फर्स्ट टर्म दिस, लास्ट टर्म दिस, बस। सो ये आपका आंसर आ गया, इसको आप ओपन कर सकते हो, इसको देखो क्या आंसर आएगा 8729, आपका आंसर आएगा 8729। इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये ढूंढना पड़ना था कि ये टर्म कौन सी है, ये टर्म कौन सी है। ओके, तो अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। ओके राइट, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज 3 गर्ल्स 3 girls sit in a row if all the boys sit together and all the girls sit together। और बॉयज कहते हैं हम इकट्ठे बैठेंगे, और 3 गर्ल्स कहते हैं हम भी इकट्ठे बैठेंगे, तो 3 बॉयज कहते हैं हम भी इकट्ठे बैठेंगे, boy 1 boy 2 boy 3, 3 गर्ल्स कहती हैं हम भी इकट्ठे बैठेंगे, G1 G2 G3, इसको x मान लो, इसको y मान लो। ओके, तीनों इकट्ठे बैठेंगे, तीनों इकट्ठे बैठेंगे, इन दोनों को जब अरेंज करोगे तो कितने वेज होंगे एक्स वाई को अरेंज करने के, फैक्टोरियल 2 वेज होंगे, इन दोनों को अरेंज करने के भी एक्स वाई या वाई एक्स। जब तीनों इंटरचेंज होंगे फैक्टोरियल 3 वेज, जब तीनों इंटरचेंज होंगे फैक्टोरियल 3 वेज, तो टोटल वेज क्या हो गए, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 6 इंटू ये आपका 6 होता है, 6 होता है, दिस 2 76 2 इंटू 6 इंटू 6, तो क्या आंसर होगा 72 आपका आंसर आया। ओके, सिंपल क्वेश्चन, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नंबर वेज इन विच n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर वेज इन विच n distinct objects can be put into 2 different boxes so that no box left empty, no box remain empty। आपको n ऑब्जेक्ट्स को 2 बॉक्स में डालना है, n ऑब्जेक्ट्स को 2 बॉक्स में डालना है, 2 बॉक्स है,
n ऑब्जेक्ट्स को दो बॉक्स में डालना है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए कितने वेज हुए? 2 वेज। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए कितने वेज हुए? 2 वेज। हर ऑब्जेक्ट के लिए कितने वेज होंगे? फर्स्ट ऑब्जेक्ट 2 वेज, दो में से किसी में डाल दो। सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, सभी के कितने वेज हुए? 2 वेज। टोटल वेज क्या हो गए? 2 की पावर n। टोटल वेज क्या हुआ? 2 की पावर n। हर ऑब्जेक्ट के लिए 2 वेज होंगे तो टोटल वेज हो गए 2 की पावर n। बट उसने बोला है नो बॉक्स लेफ्ट एम्प्टी। तो बॉक्स एम्प्टी कैसे हो सकता है? सारे के सारे अपने ऑब्जेक्ट्स जो है, सारे ऑब्जेक्ट्स अगर मैं फर्स्ट में डाल दूं तो दिस लेफ्ट एम्प्टी, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में फर्स्ट में डाल दूं। मैंने क्या बोला? एनी ऑब्जेक्ट के लिए 2 वेज थे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए 2 वेज, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए 2 वेज, थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए 2 वेज। पर गलती से हमने क्या किया? सभी ऑब्जेक्ट्स को एक ही बॉक्स में डाल दिया, सो दिस ये एम्प्टी हो गया, और सारे ऑब्जेक्ट को यहां डाल दिया तो वो एम्प्टी हो गया। ये दो केस आपको आउट करने हैं, तो ये दो एम्प्टी होने वाले केस दो ही हो सकते हैं। अगर एम्प्टी कोई बॉक्स एम्प्टी हो जाए उसके केस ये दो बनेंगे। हम इन दो केस को आउट करना है। सो बाकी रिमेनिंग केसेस क्या हो गए? तो रिमेनिंग केसेस जो आपको चाहिए नॉन एम्प्टी वाले, कि बोथ नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, तो क्या हो गया? 2 की पावर n माइनस 2। आपका आंसर आ गया 2 की पावर n माइनस 2। टोटल वेज माइनस एम्प्टी केस बाहर कर दिया। ओके, नो बॉक्स लेफ्ट एम्प्टी, उसको अपने जो एम्प्टी वाला केस था, आइदर दिस लेफ्ट एम्प्टी 1 वे और दिस लेफ्ट एम्प्टी 1 वे, इन 2 वे को बाहर कर दिया तो टोटल वेज होगा 2 की पावर n माइनस 2। सो सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया। अगेन बेसिक क्वेश्चन है। NC4, NC5, NC6 आई इन AP, तो n की वैल्यू क्या होगी? तो बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इनको ओपन कर दो, AP बना लो, तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। AP का मीनिंग क्या होता है? ट्वाइस और बीच वाला, ट्वाइस NC5 इज इक्वल टू NC4 प्लस NC6। AP का मीनिंग हर बच्चे को पता है। बस अगर AP का मीनिंग पता है तो यहाँ पे इसको ओपन करो, 2 into फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 प्लस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया। ओके, आपको n की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेने की जगह मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद, एलसीएम लोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6, तीनों में बड़ा कौन सा है? फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 6, तीनों में बड़ा कौन सा है? फैक्टोरियल n माइनस 4। इससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स को, दोनों साइड को इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या बोलते हैं? एलसीएम। ये डिनोमिनेटर का एलसीएम है। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 का एलसीएम फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6 का एलसीएम फैक्टोरियल n माइनस 4। एलसीएम से मल्टीप्लाई करके क्या फायदा होगा? जब पहले को मल्टीप्लाई करोगे, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 5 है, ओनली 6 बचेगा। फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 5 6 बचेगा। फैक्टोरियल n माइनस 4 बाय फैक्टोरियल n माइनस 5 n माइनस 4 बचेगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 4 6 into 5 बचेगा। फैक्टोरियल n माइनस 4 बाय फैक्टोरियल n माइनस 4 कट जाएगा। आगे मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्टोरियल 6 कट जाएगा। फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 6 ये बचेगा। आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा। ये फायदा हो गया कि आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ा। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं? पहले लेफ्ट का एलसीएम लिया, फिर राइट का एलसीएम लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हम तीनों का एलसीएम इकट्ठा लेके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होता है? फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 5 6 बचा, फैक्टोरियल n माइनस 4 बाय फैक्टोरियल n माइनस 5 n माइनस 4 बचा, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 4 6 into 5 बचा, डैट बाय डैट कट गया, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 कट गया, डैट बाय डैट n माइनस 4 into n माइनस 5 बचा। कई बार बच्चे मैंने देखा यहाँ पर टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं। हमने इसको ऐसा किया तो थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। तो ये हमारे पास आ गया 12n माइनस 48, और वहाँ से कितना है? वहाँ से है n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 और प्लस 30 प्लस 50 हो जाएगा। ये आ गया। तो n स्क्वायर कितना बन गया? n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 12n माइनस 21n और प्लस 98, ये आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच गए हम। तो इसके आगे क्वाड्रेटिक बन गई है और साफ दिख रहा है कि 14 7 कितना होता है? 98 होता है। तो आप क्या लिख सकते हो इस क्वाड्रेटिक को? 21 को क्या लिख सकते हो? 14n माइनस 7n। इनका सम 21 होता है
प्रोडक्ट 98 होता है। तो बड़ा इजीली हमें निकल गया, कोई टाइम नहीं वेस्ट हुआ। ओके, तो कितना बन गया, n इंटू n माइनस 14 माइनस 7 इंटू n माइनस 14, तो n की वैल्यू आ गई 7 और 14, n की वैल्यू क्या आ गई 7 एंड 14, तो दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट हो जाएंगी। 7 तो होगी बिकॉज जो वैल्यू होनी चाहिए n की वो 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो 7 तो हो गई। 14 चॉइस में, वैसे तो चॉइस में नहीं है, होगी तो वैसे तो वो भी एक्सेप्ट होगी, कोई चांस नहीं फेल होने का उसका भी, फिर भी चेक कर सकते हो आप लोग। अभी तो 7 चॉइस है, सी चॉइस। ओके, सिंपल सी बात है, AP लेके ट्वाइस और बीच वाला फर्स्ट प्लस थर्ड किया, उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन की। ओके, बेसिक कैलकुलेशन की एन जैसे आप करते हो, उसके बाद n की वैल्यू आ गई 7 एंड 14। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या स्टूडेंट बताओ, there are n different books, p copies of each book, number ways in which a section can be made। ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि रेपिटेशन का क्वेश्चन हो गया। आपको पता है कि हर बुक के लिए, हर बुक की p कॉपीज है। p कॉपीज मीन्स आइडेंटिकल ऑफ p टाइप, आइडेंटिकल ऑफ p टाइप। ओके, तो आपको याद होगा जब भी हम आइडेंटिकल में से कुछ चूज करते हैं तो क्या भी होते हैं, अगर हमारे पास p थिंग्स आइडेंटिकल है, वहाँ से कुछ चीज़, कितनी चीज़ आइडेंटिकल है, p कॉपीज मीन p थिंग्स आइडेंटिकल है, वहाँ से कुछ चूज करोगे कितने वेज होंगे, p+1 वेज होंगे। आइडेंटिकल में से चूज करने के कितने वेज होते हैं, अगर p थिंग्स आइडेंटिकल, वहाँ से एनीथिंग चूज करोगे, मैं p थिंग्स आइडेंटिकल, वहाँ से कोई भी चीज़ चूज करोगे, एनीथिंग चूज करोगे, तो उसके वेज क्या होंगे, p+1। ये हम कर चुके हैं, हमें पता है कि ये छोटा सा रिजल्ट होता है जो हम क्लासेस में आपसे बात करते हैं। When identical things, अगर n थिंग्स आइडेंटिकल है, if there are n identical things, मैं यहाँ लिख देता हूँ, if there are n identical things, तो उसमें से कुछ चूज करना है। then number of ways to choose anything, the number of ways to choose anything out of n things, कितने वेज होंगे, anything out of n things, तो कितने वेज होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, कितने वेज होते हैं, n+1 वेज। n आइडेंटिकल थिंग्स है, वहां से एनी नंबर थिंग चूज करोगे, n+1 वेज होते हैं। यहां पर क्या है, p कॉपीज है, फर्स्ट बुक p कॉपीज, सेकंड बुक p कॉपीज, थर्ड बुक p कॉपीज। तो अगर फर्स्ट बुक का देखा जाए p कॉपीज है, तो उस बुक को चूज करना है, तो कितने वेज होंगे, यहाँ पर ईच बुक की p कॉपीज है, यहाँ ईच बुक हैज p कॉपीज, ईच बुक हैज p कॉपीज। तो फर्स्ट बुक को चूज करोगे तो कितने वेज होंगे, p+1, p कॉपीज। फर्स्ट बुक को चूज किया बाय दिस फॉर्मूला, p+1 है। सेकंड बुक को चूज किया, उसकी भी p कॉपीज है, उसके भी p+1। थर्ड बुक को चूज करोगे, उसके भी p+1। तो कितनी बुक्स हमारे पास, सभी के वेज p+1 होंगे, तो कितने वेज हो गए, n बुक्स है तो p+1 की पावर n हो गया। बट ये बुक वाला क्वेश्चन है, जब बुक वाला क्वेश्चन आता है तो बच्चों को हम झूठ बोलते हैं, बच्चों जब बुक वाला क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट 1 बुक तो आपको चूज करनी है, वहां पर लिखा जाए ना लिखा जाए, कब बुक वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको एटलीस्ट 1 बुक तो लेके आनी है। ये टोटल ये क्या है, एनी बुक चूज करने का वे, ये क्या है, एनी बुक चूज करना है वे। पर आपको कोई बुक लेनी है, अगर आपको बुक लेनी है तो टू चूज बुक। कभी बुक वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पर बोला जाए ना बोला जाए, आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 1 थिंग चाहिए, एटलीस्ट 1 बुक पक्का चाहिए होती है। ये क्या, इसका आंसर क्या, अगर बुक चूज करनी है तो टोटल वेज इतने थे, -1 क्यों बोला मैंने, आपने बोला वे बाहर कर दिया जब किसी बुक को चूज नहीं किया। आप कहोगे क्यों बाहर किया, कि जब भी बुक वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पर नथिंग वे नहीं चलता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये हमारी प्रैक्टिस है, कि वहां पर कभी बोला नहीं जाएगा कि एटलीस्ट 1 बुक के बारे में, कभी नहीं। यहाँ देखोगे बोला गया, नहीं बोला गया, उसने बोला सेक्शन का मेड। कई बच्चे कहते हैं सर सेक्शन में 9 सेक्शन भी हो सकती है, सिलेक्शन में 9 सिलेक्शन भी हो सकती है, हो सकती है। पर जब आप स्टूडेंट हो और बुक लेने जा रहे हो तो लेके चलोगे, आपको बुक लेके ही आनी है। तो कभी ये नहीं कर सकते कि मैं 9 बुक वाला वे भी लेके आ सकता हूँ। अगर बुक्स की बजाय फ्रूट्स होता, बुक्स की जगह फ्रूट्स होता, फ्रूट्स, तो उस केस में आपका आंसर ये होता कि फ्रूट आपने लिया नहीं लिया वो आपकी मर्जी है। अगर आपने फ्रूट नहीं भी खाओगे तब भी चलेगा, पर बुक नहीं लोगे, अगर आप स्टूडेंट हो बुक नहीं लोगे तब नहीं चलेगा, आपको बुक तो लेके ही आनी है। सो उस केस में जब भी बुक वाले क्वेश्चन होते हैं तो नथिंग वाला वे जो है उसको आउट करना पड़ता है हमेशा।
तो p+1 की पावर n -1 इसका आंसर हुआ। ओके, इस बात को समझ जाओ। ये क्लासेस में हम बच्चों को बताते हैं, पर आपको मैं सभी बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ कि किसी बच्चे को भूल गया हो तो मैंने दोबारा से बताया। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, देयर आर एक्चुअली 5 लेटर्स बिटवीन ए एंड बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर 5 लेटर्स बिटवीन ए एंड बी। आपको पूरे अल्फाबेट्स से क्वेश्चन करना है, 26 अल्फाबेट्स है, उसमें से आपको लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सो दे आर एक्चुअली 5 लेटर्स बिटवीन ए एंड बी। आपको 26 के 26 अल्फाबेट्स को अरेंज करना है और माइंड में रखना है कि ए और बी के बीच में 5 लेटर्स चाहिए। ए और बी के बीच में आपको एक्चुअली 5 लेटर्स चाहिए। ए और बी के बीच में आपको एक्चुअली 5 लेटर्स चाहिए, ये आपको माइंड में रखना बस। सो पहली बात है, कौन से 5 लेटर्स चाहिए? टोटल लेटर्स 26 होते हैं। टोटल जो लेटर्स है 26 होते हैं। टोटल लेटर में से दो बार निकाल दो पहली, ये तो उसने पहली ले ली है, तो रिमेनिंग 2 को बाहर निकाल दिए, रिमेनिंग 24 रह गए। 24 में से 5 को लेना पड़ेगा पहले। 5 को चूज करो, कौन से 5 होंगे हमें नहीं पता, उनको चूज भी करो, उनको बीच में अरेंज भी कर दो। तो उनको चूज किया, अरेंज किया, कितने वेज हो गए? 24p5। ये 5 को चूज किया, उसको अरेंज किया, 24p5। अभी 5 ही हो गए, 2 ही हो गए, टोटल 7 को हमने एक बंडल बना दिया। इस 7 का हमने 5A 2A 5 2 हमने ए ओ बी को यहीं पर रखा हुआ है, बीच में 5 है, इन 7 का एक बंडल बना दिया, उसको बोल दिया x। बंडल को क्या बोल दिया? x बोल दिया। 7 निकल गए, बाकी क्या रह गए? 7 निकल गए, 5A 2 अल्फाबेट निकल गए। अब रिमेनिंग क्या रह गए? अब रिमेनिंग रह गए, रिमेनिंग क्या? रिमेनिंग आफ्टर एक है, रिमेनिंग आफ्टर ए बी। ये क्या है? रिमेनिंग आफ्टर x। अब मैं क्या बोल रहा हूं? रिमेनिंग आफ्टर x। रिमेनिंग आफ्टर x कितने रह गए? 26 में से 7 निकाल दिए तो 19 रह गए। 26 में 7 निकाल दिए, कितने रह गए? 19 रह गए। 19 बाकी एक ये, टोटल कितने अरेंज करने पड़ेंगे? 19 वो अल्फा जैसे हम पहले करते रहे बिल्कुल वही, 19 बाकी हो गए, एक ये हो गए, मीन 19 क्या हो गए? टोटल कितने हो गए? तो टोटल इनको अरेंज करना है 19 + 1 कौन सा बोला मैंने? ये एक दे कम टुगेदर, वो इकट्ठे आएंगे, इसको एक मान लिया, बाकी 19 हुए। 19 + 1 20 को अरेंज करना है। 20 को अरेंज करने के वेज कितने होंगे? तो टोटल वेज होंगे, सो टोटल वेज क्या होंगे? 20 को अरेंज किया फैक्टोरियल 20 वेज, 20 को अरेंज किया फैक्टोरियल 20 वेज इनटू जो आपने इन 5 को अरेंज किया था बीच वाले, जो बीच वाले 5 अरेंज किए तो उसका वेज क्या था? उसका वेज था 24p5। उनको तो बीच में अरेंज करना ना, जब भी आप इनको अरेंज करोगे, 5 तो बीच में अरेंज होंगे ना, जब भी 5 अरेंज होंगे कितने वे में होंगे? 24p5। इन 5 को बीच में रखा हुआ है, इन 5 को पहले चूज किया फिर अरेंज किया, ये वे साइमल्टेनियस चलेंगे। जब भी आप इनको अरेंज करोगे, ये 5 को अरेंज करने के वे नेचुरली जब आपने किसी, जैसे हम पीछे कर चुके हैं कि जब आपने एक बार सेटिंग बना दी, उसके जो 5 होंगे आपस में रीअरेंज होंगे, कभी ये इधर, कभी ये उधर, कभी ये उधर, तो उसको कितने भी होंगे? 24p5। अभी कुछ मिस तो नहीं हुआ? यस, मिस हो गया। क्यों? उसने बोला बिटवीन ए एंड बी, और ए नहीं उसने बताया कि ए पहले की बी बाद में, कि बी पहले की ए बाद में, ये नहीं बताया। ए और बी, अगर बिटवीन ए एंड बी बोला है तो अगर बी को इधर कर दो, ए को इधर कर दो, वो भी आपकी मर्जी है। उसको ए और बी को जब इंटरचेंज करोगे उसके वेज क्या होंगे? फैक्टोरियल 2। ए और बी को इंटरचेंज करोगे तो उसके वेज होंगे फैक्टोरियल 2। तो दिस इज टोटल आंसर, ये आपका आंसर हुआ। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन था जो पीछे किया था आपने, कंपेयर वाला क्वेश्चन किया था। अभी क्या था ना, जब हमने कंपेयर वाला क्वेश्चन वोवल्स कम टुगेदर, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, पर उसमें क्या होता था? ओनली 3 वोवल्स आए थे, इसलिए बच गए थे आप। यहाँ पर क्या हो गया? बीच में 5 अल्फाबेट्स आए हैं, तो पहले 5 को चूज किया, अरेंज किया, ये वेज होंगे, तो इनका एक बंडल बना दिया। 5 + 2 7 का एक बंडल बन गया। 26 में 7 को बाहर निकाल दिया, 19 बच गए। 19 प्लस इसको एक माना हुआ है, टोटल 20 हो गए। 20 को अरेंज करोगे फैक्टोरियल 20 वेज हुए। और जब ये अंदर ही चीज इंटरचेंज होगी, कैसे इंटरचेंज होगी? इस वे से इंटरचेंज होगी। उसके वेज क्या होंगे? 24p5 हो गया। जो ए ओ बी इंटरचेंज होगा उसके वेज फैक्टोरियल 2, वो भी हो गया। दिस इज कंप्लीट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, है वही क्वेश्चन था, पर पहले आप करते रहे हो 5-6 अल्फाबेट्स के लिए, इस बार मैं 26 अल्फाबेट्स के लिए कर लिया, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया। क्वेश्चन वही था जो पहले करते रहे हो, ये नहीं कि क्वेश्चन डिफरेंट था। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ये क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24।
24 का नंबर ऑफ 5 पीपल ग्रुप्स दैट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 9 पीपल व्हेन 2 पर्टिकुलर पर्सन्स आर नॉट इन द सेम ग्रुप। 9 में से 5 को आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट मीन्स चूज करना है। 2 आर नॉट इन द सेम ग्रुप। पहले तो 9 में से 5 को चूज कर ही लो। 9 में से 5 को चूज करो, सोचे बिना। 9 में से 5 को चूज कर ले, सोचे बिना। बाद में सोचा व्हेन 2 आर नॉट इन द सेम ग्रुप, हमें टोटल कर लिया और कहता 2 आर नॉट इन द सेम ग्रुप, तो हम ऐसा ना करें टोटल माइनस व्हेन दे आर इन द सेम ग्रुप। व्हेन दे आर मीन्स 2 पर्सन, व्हेन दे आर इन सेम ग्रुप, व्हेन दे आर इन सेम ग्रुप। टोटल वेज क्या थे 9 से 5, उन दोनों को सेम ग्रुप में डाल दिया और दोनों को रख लिया। सेम ग्रुप मीन्स दोनों को रख लिया। तो अब जब दोनों को रख लिया 9 में से, आपने दोनों को रख लिया तो दोनों को रख लिया तो 2 यहां से बाहर निकले, 2 यहां से बाहर निकले, बाकी 7 में से अब 3 को आपको चूज करना पड़ेगा, -7C3। आपने बोला कि 2 इन द सेम ग्रुप, 2 पर्टिकुलर पर्सन, उसने बोला 2 पर्टिकुलर पर्सन नॉट इन द सेम ग्रुप। टोटल माइनस व्हेन दे आर इन द सेम ग्रुप। ओके, उनको एक क्या टोटल वेज क्या हो 9C5, व्हेन दे आर इन द सेम ग्रुप मींस इन दोनों को हमने चूज कर लिया हुआ है, वो तो हमने रखे हैं, पक्का रखे हैं। दे इन द सेम ग्रुप, 2 को चूज कर लिया तो बाकी क्या बचे 3 बचे। इनमें से क्या बाकी बचे 7 बचे, बाकी 7 में से 3 रह गए फिर। तो कहने का मतलब टोटल माइनस व्हेन दे आर इन द सेम ग्रुप। समझ गए ना, व्हेन दे आर इन द सेम ग्रुप, व्हेन दे आर इन द सेम ग्रुप मींस वो दोनों चूज हो चुके हैं, दोनों ने चूज कर लिया दे इन द सेम ग्रुप, तो बाकी 3 ले लो आउट ऑफ रिमेनिंग 7 में से 7C3। दिस इज ए टोटल माइनस व्हेन दे आर इन द सेम ग्रुप। तो दिस इज आंसर। तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा 91। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया, n आइडेंटिकल इक्वल स्पेसेस स्पेस पॉइंट्स 1 to n marked on the circumference of the circle if the point 15 is directly opposite to point 49, 15 is directly opposite to 49, then number of total points कितने होंगे। 1 to n को मार्क किया, 1 to n को मार्क किया, 15 is opposite to 49, डायरेक्टली ऑपोजिट मीन्स कि डायमीटर के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, ये डायमीटर के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, इधर भी पार्ट सेम है इधर भी सेम है, ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, तो इधर जितने पॉइंट्स होंगे उतने पॉइंट्स इधर होंगे, ये अच्छी बात है। अब देखना पड़ेगा इतने यहाँ कितने पॉइंट्स होंगे, ऑब्वियस बात है कितने पॉइंट्स होंगे, ये 49 में से 15 इधर कितने पॉइंट्स होंगे लेफ्ट साइड, 49 में से 15 को माइनस करो, पहले 49 में से 15 को माइनस किया 34, 49 में से 15 को माइनस किया, इट मीन 15 को तो निकाल दिया, अब 49 को भी निकाल दो, हमें बिटवीन चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ पॉइंट्स, हम पहले का निकाल रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन 15 एंड 49, बिटवीन 15 एंड 49, तो 15 एंड 45 के बीच के नंबर निकाल रहे हैं। पहले 49 में से 15 को बाहर कर दिया, ओके 15 तो बाहर हो गया, पर अभी तक 49 बार नहीं हुआ, उसको भी बाहर करना है, तो एक और -1 कर दो, हमें बीच के नंबर चाहिए ना, हमें ये वाले चाहिए, ये वाले पॉइंट चाहिए, हमें ये वाले पॉइंट्स चाहिए, तो 49 माइनस 15 तो आउट हो गया, ओके, बट 49 को भी आउट नहीं किया तो मैंने -1 एक्स्ट्रा कर दिया, मीन 49 को भी आउट कर दिया, तो 49 में से 16 निकल गए, कितने पॉइंट्स बचे बीच में 33 पॉइंट्स इधर बच गए, इधर पॉइंट कितने बच गए 33, सिमिलरली इधर कितने पॉइंट्स बचे, इधर भी फिर 33, तो 33 इधर बचेंगे, 33 इधर बचेंगे, तो टोटल पॉइंट्स देखा जाए तो टोटल पॉइंट्स इधर बचे 33, उधर भी आए 33, हमें पूछा गया उसने पूछा है टोटल पॉइंट्स पूछा है, 33 लेफ्ट में आ गए, 33 राइट में आ गए, प्लस दोनों भी आ गए +2, दोनों को भी काउंट करेंगे बाद में, 33 इधर 33 इधर +2, तो 66 + 2 68, तो इसका आंसर आ गया 68। ओके स्टूडेंट्स, जितना क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था उतनी इजी निकलेगा, ये इसमें कोई मैथ्स का यूज नहीं करना, ये हर बच्चे को दिख रहा है कि बिटवीन नंबर चाहिए तो डैड माइनस डैड तो करनी पड़ेगा, डैड माइनस डैड बिटवीन, ओके +1 -1 और क्यों एक्स्ट्रा किया मैंने, क्योंकि डैड माइनस डैड किया तो इसको भी बाहर निकालना है, इसको बाहर निकाला तो मैंने -1 एक्स्ट्रा कर लिया, तो लेफ्ट में पॉइंट से 33, यहाँ पॉइंट हुआ 33, दोनों को एक्स्ट्रा बीच में डाला, क्योंकि टोटल पॉइंट्स काउंट करोगे दोनों को भी तो काउंट करोगे ना, दोनों को बीच में डाला तो 68 पॉइंट्स हो गए, तो 68 पॉइंट मीन्स आंसर सेकंड चॉइस। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या स्टूडेंट्स देखो, लेट SP 1 to n
अच्छा क्वेश्चन है। लेट एस बी 1 to n सेट है हमारे पास, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ ए बी सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। सेट एस क्या है? सेट एस हमारे पास है 1 2 3 अप टू n। हमें इसके पेयर्स बनाने हैं ए बी, हमें पेयर्स ए बी बनाने हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो स्टार्ट करो फिर बनाना। हमें पेयर्स बनाने हैं ए बी। पहले मैं ए के एलिमेंट लेता हूं 0, कुछ नहीं था ए में। ए में अगर 0 एलिमेंट लेता हूं इनमें से तो उसको चूज करने का वे एनसी नोट। अगर मैं कोई एलिमेंट नहीं लिया उसको चूज करने का वे एनसी नोट। अगर ए को मैंने एम्प्टी सेट ले लिया, ए में कोई एलिमेंट नहीं लिया, ए में कोई एलिमेंट नहीं लिया, एम्प्टी सेट लिया तो एनसी नोट वे। ए में अगर ए को एम्प्टी सेट लिया, मैंने क्या लिया शुरू में क्या लिया, मैंने नंबर एलिमेंट्स ए 0 ले लिए। ओके, या कह सकते हो सेट ए को मैंने क्या ले लिया, एम्प्टी सेट ले लिया। कितने वेज होंगे, एनसी नोट। जो ए को एम्प्टी ले लिया तो बी को जो मर्जी लो। फिर तो जो आपको पता है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो अगर एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट तो बी को जो मर्जी ले सकते हो। तो बी में कोई भी एलिमेंट आ सकता है इसमें से, बी में से यहाँ से 1 2 जितने मर्जी एलिमेंट आ सकते हैं। तो इसको बी में लेके आओगे, आई या ना आए मुझे नहीं पता, ये आई या ना आए मुझे नहीं पता, बी में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको चूज करने के वे 2 वेज। इसको अगर बी में डालना आपने, मैंने ए को तो चूज कर लिया, पर बी में क्या होगा, अब मैं बी को चूज करूंगा अब तो हर एलिमेंट के 2 पॉसिबिलिटी होंगी, ये जाए या ना जाए, जाए या ना जाए। तो बी को चूज करने के बेस क्या होंगे, 2 की पावर n। अगर ए को मैंने एम्प्टी लिया या ए को मैंने एम्प्टी लिया, बी को चूज करने के बेस 2 की पावर n। क्यों, बी में कुछ भी आ सकता है, इनमें से ये आए या ना आए, ये आए या ना आए, ये आए या ना आए, वो आए या ना आए। ये आपका पहला केस होगा, ए को एम्प्टी लिया, बी को जो मर्जी लो। सिमिलरली अगर ए में एक एलिमेंट लिया तो ए में अगर एक एलिमेंट लिया तो ए को चूज कर लिया, ए में एक एलिमेंट ले लिया, कौन सा लिया मुझे नहीं पता, आपने एक एलिमेंट ले लिया। अब एक एलिमेंट ले लिया, अब बी को लेना है, जो आपने एलिमेंट लिया है वो बी में पक्का जाएगा। जो आपने लिया मुझे नहीं पता क्या लिया, जो भी लिया इनमें से वो बी में तो गया, जो भी एलिमेंट लिया वो बी में पक्का गया, उसका वे 1 वे। क्यों गया, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी, वो पक्का बी में गया, उसको चूज करने वे ओनली 1 वे। बाकी जो एलिमेंट बचे वो n-1 बचे, उसको लो ना लो बी में आपकी मर्जी, 2 की पावर n-1 वे। समझे मेरी बात को नहीं? ये पहले आपने एक एलिमेंट लिया, पहले आपने ए में कोई एलिमेंट नहीं लिया और ए में 1 एलिमेंट लिया, जो एलिमेंट ले लिया वो बी में भी डाल दिया, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। अब बी में बाकी जो मर्जी लो, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी तो हो ही गया हुआ है। अब बी में अगर मान लो ए में सपोज करता हूं कि ए में एक एलिमेंट में 1 लिया, तो बी में एलिमेंट 1 तो पक्का रखा, बाकी रखो ना रखो आपकी मर्जी है। तो ए में 1 रखा तो लेट्स 1 वे, तो बाकी एलिमेंट्स 2 की पावर n-1। समझे मेरी बात को नहीं समझे? सिमिलरली अगर आप आगे क्या करेंगे, हम ए में 2 एलिमेंट्स रखे और ए में 2 एलिमेंट्स रखोगे तो स्टूडेंट्स अगर ए में अगर हमने 2 एलिमेंट्स रखे और ए में 2 एलिमेंट्स रखे तो उसको चूज करने का वे nc2। 2 के 2 एलिमेंट्स बी में अपने चले जाएंगे, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। जो 2 एलिमेंट लिए 2 के 2 एलिमेंट बी को देने पड़ेंगे, ओनली 1 वे। ओके, 2 के 2 एलिमेंट बी को देने पड़ेंगे, बाकी कितने एलिमेंट बचे, n-2 बचे, 2 चले गए, n-2, उसको चूज करने का वे 2 की पावर n-2, सो ऑन। इसको करते रहोगे। तो लास्ट में आपने ए को चूज किया ncn, लास्ट में ए को चूज किया ncn, इसको आगे लेके चलो, बस इतनी सी बात है। ए को चूज किया ncn, पूरा ए पूरा एस को ए ले लिया, ncn का मतलब सारे एलिमेंट ले लिए, तो सारे के सारे एलिमेंट ले लिए तो बी को चूज करना है वे ओनली 1 वे। अगर सारे के सारे ले लिए तो बी भी सारा कंप्लीट का कंप्लीट आ जाएगा। ए को क्या लिया, कंप्लीट एस ले लिया, तो बी को भी क्या लेना पड़ेगा, कंप्लीट एस लेना पड़ेगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बनेगी हमारी। तो टोटल पॉसिबिलिटी देखा जाए तो क्या बन गया, अगर मैं देखा जाए इन सभी को ऐड करूंगा मैं, तो मेरा आंसर बन गया, क्या बना स्टूडेंट बताओ। मैं यहाँ लिख दूँ ऊपर, मैं ऊपर थोड़ा स्पेस इधर बना लेता हूँ मैं, तो मेरे पास आंसर बन गया। सो टोटल वेज बन गए, टोटल वेज क्या बने, टोटल वेज बने nc0 2 की पावर n, nc1 2 की पावर n-1, nc2 2 की पावर n-2, लास्ट में ncn। ओके, ये हमारे पास आ गया। बाई चांस जिसको बाइनोमिक थ्योरम आती है, ये तो एक्सपेंशन बन गई, किसी एक्सपेंशन बन गई, 2 + 1 की पावर n की एक्सपेंशन बन गई। ये तो 2 + 1 की पावर n की एक्सपेंशन बन गई, मीन्स क्या बन गया, 3 की पावर n बन गया। ये 3 की पावर n, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये वाला, 3 की पावर n इसका आंसर आएगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हर बच्चे को पता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन कौन सी लगाई मैंने,
कौन सी लगाई, एन सी नॉट एक्स बाय एन, एन सी वन एक्स बाय एन माइनस वन इंटू वाई अप टू एन सी एन वाई की बाय एन, क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वाई की बाय एन। ये एक्सपेंशन लगा दी, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो इस एक्सपेंशन से आपका आंसर आ गया 3 की बाय एन। ओके क्लियर। वैसे क्वेश्चन एक लाइन का होता है, देखो एक लाइन होती है भाई, एक लाइन समझाने के लिए मुझे इतना टाइम आपको लगा, अदरवाइज वहाँ दिखोगे हमने एक लाइन में किया हुआ है, जिसको समझ आ गया वो एक लाइन में करेगा, अदरवाइज जो पहली बार बच्चा करता है उसको समझाने के लिए हमें इतना टाइम लग रहा है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 there are 4 books on fairy tales, 5 novels, 3 plays. In how many ways they can be arranged in order? Books on fairy tale, novels and plays, so that books of same category are always are together. मीन्स कि जो हमारी 4 बुक्स ऑन फेरी टेल्स है वो चारों इकट्ठी रहेंगी, 5 नॉवेल्स है और 5 भी इकट्ठे रहेंगे, और 3 प्लेज है वो तीनों भी इकट्ठे रहेंगे। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तीनों को अरेंज करने का वे फैक्टोरियल 3 वेज, तीनों को इसको x y z माना, तीनों को अरेंज करने का वे फैक्टोरियल 3 वेज। अब जो चारों इंटरचेंज होंगे फैक्टोरियल 4, ये चारों इंटरचेंज होंगे फैक्टोरियल 4, ये 5 इंटरचेंज होंगे फैक्टोरियल 5, तीनों इंटरचेंज होंगे फैक्टोरियल 3। तो दिस इज आंसर। ओके आपको याद है, आप ऐसे क्वेश्चन कई कर चुके हैं आज, तो आपको देख ही रहा होगा कि पहले उसको एक्स वाई जेड मान लिया, जब इंटरचेंज होंगे दे ऑलवेज कम टुगेदर, दे ऑलवेज कम टुगेदर, दे ऑलवेज कम टुगेदर। ये फैक्टोरियल 4 वेज आपस में इंटरचेंज होने का, फैक्टोरियल 5 वेज, फैक्टोरियल 3 वेज। तो ये आपका टोटल आंसर आ गया। सो सिंपल, क्या आंसर आया 103,680। ये आप कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके सो इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, जब ये क्वेश्चन आया था पहली बार तो बच्चों को 28 में लगा था कि क्या लिख दिया उसने, लेक्सिकोग्राफिक। तो कई लोग इस इंग्लिश के वर्ड के पीछे पड़ गए। लेक्सिकोग्राफिक क्या होता है, क्या होता है, छोड़ो उस बात को, क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। बाद में क्या लिखा हुआ है उसे आपसे बाद में पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर द वर्ड BAC DEFG। इसके बाद क्या आएगा, इसके पहले बिफोर एंड आफ्टर, मीन्स कि इसके इमीडिएट पहले क्या था, इसके इमीडिएट बाद क्या होगा, इसके इमीडिएट पहले क्या होगा। ये आप उसने अरेंज ये परमुटेशन की है। कैसे परमुटेशन की है, ये अल्फाबेट कौन से अल्फाबेट तो ये वाले हैं ABCDEFG। थोड़ा नोटिस करो, ये B से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड है। जब B से स्टार्ट करोगे डिक्शनरी में, पहले B रखोगे डिक्शनरी में, फिर A रखोगे, फिर B रखोगे, फिर ACDEFG ऐसे रखोगे आप। ये B से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड है, ये B से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड है। तो इसके पहले का वर्ड क्या होगा, जो A से एंड होने वाला पहला वर्ड होगा, सॉरी A से एंड होने वाला लास्ट वर्ड, A से मींस A वाला लास्ट वर्ड होगा। इसके पहले कौन सा वर्ड होगा, A से स्टार्ट होने वाला लास्ट वर्ड होगा, A से स्टार्ट होने वाला लास्ट वर्ड, स्टार्ट विद A लास्ट वर्ड रखना। तो मैं क्या करूंगा GF, क्या करूंगा GF, ये पीछे से चलूंगा GFEDCB, ये चलो ये मेरा होगा, इससे पहले ये वर्ड आएगा। ये B से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड है, ये A से स्टार्ट होने वाला लास्ट वर्ड है, ये A से स्टार्ट होने वाला लास्ट वर्ड है। A को आगे रखा, पीछे से स्टार्ट किया GFEDCB। तो पहले ये आपका वर्ड होगा, उससे पहले वाला, जो इससे पहले वाला जो भी उसने हमें वर्ड दिया है, उससे कौन सा वर्ड दिया, ये वाला वर्ड दिया, इससे पहले ये वर्ड होगा। तो AGFEDCB, EDCB ये फर्स्ट चॉइस फेल, AGFEDCB सेकंड चॉइस फेल, AGFEB देखा जो एक ही चॉइस पास हो रही है, ओनली D चॉइस। फिर भी कोई बच्चा पूछना चाहे कि नहीं सर इसका अगला भी बताओ, उसे बोला इसका अगला वर्ड कौन सा होगा, वो आपको दिख रहा होगा। इसका अगला वर्ड जो होगा वो क्या होगा, स्टार्ट तो B से होगा, A भी सेम रहेगा, C भी डिक्शनरी में A भी सेम रहेगा, D भी सेम रहेगा, E भी सेम रहेगा, FG का बन जाएगा GF बन जाएगा। इसका अगला वर्ड होगा, ये उसका पिछला वर्ड, ये उसका अगला वर्ड। जब डिक्शनरी में जाते हो तो डिक्शनरी में B भी सेम रहेगा, A भी सेम रहेगा, C भी सेम रहेगा, D भी सेम रहेगा, E भी सेम रहेगा, FG का बन जाएगा GF बन जाएगा। ये उसका पिछला वर्ड, ये उसका अगला वर्ड, दोनों मेरा D चॉइस में मैच हो रहा है। तो मेरा आंसर क्या है, D चॉइस। ओके अच्छा क्वेश्चन होता है बोला, ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन मैं पहले ही बोलता हूँ कि सिंपल माइंड में करते हैं इन क्वेश्चंस को। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, M distinct animals of circus have to be placed in M cages।
m को m में डालना है, m एनिमल्स को m केजेस में डालना है, 1 in each cage. There are n small cages, p small animals. n स्मॉल केजेस, यहाँ पर नीचे में टोटल लिखा हुआ देखो, टोटल एनिमल्स हो गए m हो गए, टोटल एनिमल्स m है, स्मॉल एनिमल्स p है, और लार्ज एनिमल्स, नेचुरली टोटल एनिमल्स अगर m है, स्मॉल अगर p है तो लार्ज कितने हो गए, m माइनस p हो गए. स्मॉल केजेस n स्मॉल केजेस है तो ओके n स्मॉल केजेस है. लार्ज केजेस कितने हो गए, टोटल केजेस m है तो लार्ज केजेस क्या हो गए, m माइनस n हो गए. तो ऑब्वियस बात है, स्मॉल एनिमल्स p है तो लार्ज एनिमल m माइनस p हो गए, स्मॉल केजेस n है तो लार्ज केजेस m माइनस n हो गए. ओके, हाउएवर क्या लिखा उसने, द लार्ज एनिमल्स आर सो लार्ज दे डोंट फिट इन स्मॉल केजेस. ऑब्वियस है. स्मॉल एनिमल्स कैन बी पुट इन एनी केज, ये भी ऑब्वियस है, ना भी बोलता तब भी ऑब्वियस है कि आप स्मॉल को बिग में डाल सकते हो पर बिग को स्मॉल में डाल सकते हो, तो ऑब्वियस है. स्मॉल एनिमल वही लिखा उसने कि आप लार्ज एनिमल्स को, लार्ज एनिमल्स आर सो लार्ज दे डोंट फिट इन स्मॉल केजेस. लार्ज एनिमल को स्मॉल में नहीं डाल सकते, बस स्मॉल को लार्ज में डाल सकते हो. तो पहली हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, पहली प्रायोरिटी होगी कि पहले हम लार्ज को फिट कर दें, कि लार्ज फिट हो गए, स्मॉल को तो जहाँ मर्जी डाल दो, स्मॉल भी जा सकते हैं, स्मॉल लार्ज में भी जा सकते हैं. पर लार्ज एनिमल्स को लार्ज केजेस में डाल दो, लार्ज एनिमल्स को लार्ज केजेस में डाल दो, लार्ज एनिमल्स को पे लार्ज केजेस में डाल दो. बाकी छोटे छोटे एनिमल बचेंगे उसको वो स्मॉल में भी चले जाएंगे, जो स्मॉल होंगे उसमें तो जाएंगे, जो लार्ज बचे होंगे मान लो कुछ बचे गए मान लो लार्ज में से, उसमें भी चले जाएंगे. तो पहले लार्ज को लार्ज में डालो, लार्ज को लार्ज में डालो. लार्ज के एनिमल्स कितने, m माइनस p, लार्ज केजेस कितने, m माइनस n. तो ये लार्ज एनिमल्स है, लार्ज केजेस है, तो इसको लार्ज एनिमल्स को लार्ज केजेस में डालोगे, m माइनस n p m माइनस p. लार्ज केजेस में लार्ज एनिमल्स को डाला. और माइंड में रखना यहाँ p ग्रेटर देन n दे दिया, तो इसका मतलब p ग्रेटर देन n का मतलब कि n बड़ा है, n सोई छोटा है, और n छोटा है तो ये n छोटा है तो ये बड़ा हो गया, p आपका बड़ा है तो ये छोटा हो गया, ये छोटा है ये बड़ा है, तो बिल्कुल ठीक है, ऊपर बड़ा होना चाहिए नीचे छोटा होना चाहिए. मीन्स कि केजेस ज़्यादा है, बिग केज जो बड़े केजेस है वो ज़्यादा है, और बड़े जो एनिमल्स है अभी भी कम है. मतलब ये ज़्यादा है ये कम है, मतलब कि ठीक हो गया. आपके सारे बिग एनिमल एडजस्ट हो गए, आपके सारे बिग एनिमल बिग केजेस में चले गए. क्यों चले गए, क्योंकि जो n है वो लेस देन p है. सुनो मेरी बच्चों बात, n लेस देन p है ना, तो माइनस n क्या है, ग्रेटर देन माइनस p है, तो m माइनस n क्या है, ग्रेटर देन m माइनस p है. मैं आपको कहने की ट्राई कर रहा था कि ये इससे बड़ा है, तो ये प्रॉब्लम सोल्व होगी. बिग एनिमल बिग केजेस में चले गए. अब बाकी एनिमल्स कितने बचे, बाकी केज कितने बचे, एनिमल्स वही बचे, स्मॉल एनिमल्स बचे. स्मॉल एनिमल्स कितने बचे, p बचे. स्मॉल एनिमल्स कितने बचे, उनको फिट करना है. स्मॉल एनिमल्स बचे, कितने स्मॉल एनिमल्स है, स्मॉल एनिमल्स है p बच के. अब बाकी केजेस में डालना है. अब केजेस कितने बचे, ये केजेस हमने यूज कर लिए, ये बिग एनिमल्स चले गए हमारे. कितने बिग एनिमल चले गए, m माइनस p चले गए. टोटल केज कितने थे, टोटल केज थे हमारे पास, टोटल केज कितने थे हमारे पास, टोटल केज हमारे पास थे m केजेस थे. m केजेस में इन एनिमल्स को डाल दिया हुआ है, मतलब ये केजेस आपके ऑक्यूपाई हो गए. इतने एनिमल्स चले गए तो इतने केजेस ऑक्यूपाई हो गए. तो कितने केजेस ऑक्यूपाई हो गए आपके, केजेस कितने केजेस ऑक्यूपाई हुए जो आपके बिग एनिमल से. बिग एनिमल से कितने केजेस जो ऑक्यूपाई होते हैं, m माइनस p. और कितने एम्प्टी पड़े हैं अभी कितने एम्प्टी पड़े हैं, टोटल केजेस m थे, m में से इसको माइनस कर दिया तो अभी इतने केजेस आपके बचे हुए हैं, इतने केजेस बचे हुए हैं. आपने बिग एनिमल्स को बिग केजेस में डाल दिया, ये वाले केजेस आपको ऑक्यूपाई हो गए. क्योंकि बिग एनिमल जितने होंगे, मान लो 7 बिग केजेस थे, सपोज करते हैं 7 बिग केजेस थे, 5 बिग एनिमल थे, तो 5 तो ऑक्यूपाई हो गए ना, बाकी 2 बच्चे होंगे. 7 बिग केजेस थे, 5 बिग एनिमल थे, 5 बिग एनिमल 5 केजेस में चले गए, 2 केजेस तो बच गए ना. तो आपको नहीं सोचना, आपको देखना कि बिग केजेस कितने केजेस हो गए, इतने जितने बिग एनिमल होंगे उतने केजेस हो गए. इतने केजेस हमने यूज कर लिए, इतने केजेस आपने ऑक्यूपाई कर लिए. तो बाकी कितने बचे, टोटल m केजेस थे, बाकी इतने केजेस बचे. इतने केजेस में आपको p केजेस में डेफिनेटली p एनिमल्स को डालना है. p स्मॉल एनिमल्स बचे, p स्मॉल केजेस बचे, तो p आपका ये आपका आंसर होगा. ओके, p आपके स्मॉल एनिमल्स बचे, वो तो बचे ही हैं, स्मॉल एनिमल्स पूरे बच गए. कितने केजेस बचे, p केजेस बचे. वैसे भी ऑब्वियस ही था यार, वैसे भी मैं नहीं बोलता, इतनी बातें तो ऑब्वियस थी, क्योंकि जितने एनिमल्स थे उतनी केजेस थे, जितने एनिमल्स थे उतनी केजेस थे, ये तो ऑब्वियस है. तो p एनिमल्स है
तो पी केजेस से बाकी जो रह गए पी एनिमल्स को पी केजेस में जाना चाहिए था, तो ये तो ऑब्वियस था, पर फिर मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों हुआ। अदरवाइज जो ऑब्वियस भी कोई कह सकता है कि भैया कि टोटल केजेस कितने होने चाहिए, टोटल केजेस हमारे पास होने चाहिए एम, तो टोटल केजी एम हो गए, तो अगर इतने को ऑक्यूपाई कर, जितने एनिमल बचेंगे उतने केजेस तो चाहिए, तो पी अगर एनिमल्स बचे तो पी केजेस तो चाहिए। अगर मैं यहाँ तो ये नहीं बोल सकता कि यहाँ p+1 होगा, और p+1 होगा इसका मतलब कि आपने केज अभी यहाँ पर कम केज दिया आपने, वो पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर ज्यादा करूंगा तो यहाँ पर केज कम हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो बाई चांस मैं देखा यहाँ पर कि आपकी चॉइस, यहाँ पर कोई चॉइस आपकी मैच नहीं की थी हमारे साथ, यहाँ पर कोई चॉइस हमारी मैच नहीं की थी, बाई चांस कोई चॉइस नहीं मैच की, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तो उसका आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। कोई चॉइस मैंने देखा इसको कोई चॉइस मैच नहीं कर रही, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा होता कि वह क्वेश्चंस में कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है, तभी इसका आंसर W बोल दिया, W मीन्स रॉन्ग। ओके, इसको सोच लेना एक बार, जो मैंने किया उसको सोच लेना, ये नहीं कि मैंने कर दिया सो कर दिया, अपना दिमाग लगाओ, फिर हमसे बात कर सकते हो, सर आपने ऐसे गलत बोला या ऐसा कुछ बोला, कहीं और से लेक्चर सुनो तो फिर मेरे से बात करो, मुझे भी अच्छा लगेगा, कुछ चेंज कराऊंगा मेरे से तो आप। ओके, अभी तो मैं वो बात करता हूँ जो हमें पता है कि हम ठीक कर रहे हैं। अब बाई चांस किसी बच्चे को लगे नहीं सर ऐसा था, या टीचर ने उसको कन्विंस कर दिया किसी वे से, तो हमसे बात कर सकता है, डायरेक्टली भी हमसे बात कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, 9 balls to be placed in 9 boxes, 5 of the balls cannot fit into 3 small, वही बात होगी, number ways of arranging one ball in each, बिल्कुल वैसी बात होगी। 5 of the balls cannot fit into 3 small boxes, ठीक है, 3 small boxes में फिट नहीं जाएंगी, तो पहले 5 balls को 6 बिग बॉक्सेस है, 3 स्मॉल बॉक्सेस है, देखो वही बात होगी सेम। 9 balls है, 9 बॉक्सेस है, 9 balls है, 9 बॉक्सेस है, 9 balls है, 9 बॉक्सेस है, बिल्कुल वैसी बात हो गई है। और 5 balls कैन नॉट फिट इनटू, 5 मींस बड़ी बॉल्स होगी, और 3 स्मॉल बॉक्सेस हो गए, तो बड़े बॉक्स कितने हो गए, और 3 स्मॉल बॉक्सेस हो गए, तो बड़े बॉक्स हो गए 6, 3 को निकाल दो, 9 में से 6 बड़े बॉक्सेस हो गए, तो 1 बॉल इन ईच, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। अच्छी बात है कि साथ साथ में सेम क्वेश्चन आ गया। तो 6 बिग बॉक्सेस है, 6 बिग बॉक्सेस है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल बॉक्सेस 3 है, स्मॉल बॉक्सेस यहाँ कितने हैं, 3 है, तो लार्ज बॉक्सेस यहाँ कितने हैं, यहाँ स्मॉल बॉक्सेस 3 है, तो लार्ज बॉक्सेस यहाँ कितने हैं, लार्ज बॉक्सेस यहाँ पर 6 हो गए, तो 5, तो स्मॉल बॉल्स यहाँ कितनी है, फिर मैं वही वैसे लिख रहा हूँ, स्मॉल बॉल्स कितनी है यहाँ पर, स्मॉल बॉल्स यहाँ पर है 5 बड़ी होगी, तो 4 स्मॉल बॉल्स है, और लार्ज बॉल्स यहाँ कितनी है, और लार्ज बॉल्स यहाँ है 5, तो पहले आप लार्ज बॉल्स को लार्ज बॉक्सेस में डालोगे, 6p5, लार्ज बॉक्सेस को लार्ज में डालोगे, बस। अब 4 आपके बॉक्सेस बचे, 4 आपकी बॉल्स बची, 4 ही बॉक्सेस बचे, 5 बॉल्स चलेगी, तो 4 बॉक्सेस बचे, 4 बॉल्स बची, बिल्कुल सेम पीछे वाला 4p4, 4 बॉक्सेस 4 बॉल्स 4p4। अब तो बिल्कुल वेरीफाई हो गया होगा आपको कि जो हम पीछे कर रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे थे, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो फैक्टरी 4 इंटू दिस आपका आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर आ गया क्या आएगा, ये आपका 17280, जो भी आप करना चाहो, फैक्टरी 6 इंटू फैक्टरी 4 बनता है, तो इसको सोल्व करके 17280 आ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात ही होगी कि 29 क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया, 30 के साथ में 29 भी वेरीफाई हो गया, मीन दोनों सेम टाइप थी। वहाँ केजेस कह रहा था, केजेस जो एनिमल्स कह रहा था, या बॉल्स और बॉक्सेस कह रहा है, दोनों सेम टाइप थी। तो 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थोड़ा सा हम रुक के नहीं कर रहे, हम थोड़ी स्पीड में कर रहे हैं, क्योंकि काम बड़ा ज़्यादा है, अगर मैं आराम से आपको एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लेने बैठ गया तो फिर मैं इतने क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा आपको। 90 प्लस क्वेश्चन है लेवल 1 में, लेवल 2 में भी बड़ी ज़्यादा, लेवल 3 में भी बड़ी ज़्यादा है। मैं बता रहा हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी लंबा जाएगा हमारे साथ, और अच्छी बात यह है हमने एक भी क्वेश्चन नहीं आउट किया सिंस 1998 से एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे, आइदर वो कभी JNU का था, या कभी DU का था, कभी BHU का था, PU का था, NIT का था। ओके, तो इवन फ्रेश जो कीवर्ड के क्वेश्चन आए वो भी हम लेके आएंगे आपके साथ। तो ये सब कुछ करने के बाद तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, तो इसमें टाइम बड़ा लगेगा। अभी 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, अभी आपको हमारे साथ बड़ा बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो मेन टॉपिक है हमारे MCA एंट्रेंस का, और मैं फिर बता रहा हूँ कि ईजी टॉपिक है, बच्चों ने इसको मुश्किल बनाया हुआ है। ओके, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।